क्लास 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हेलो एवरीवन, आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। तो लेट्स सी, इसमें आपको जो पता चलना है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, कैसे राइज हुआ था यूरोप में। तो 1848 में एक फ्रांसीसी आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने इमेजेस बनाई थी, ठीक है, चित्र बनाए थे उसने, उसमें चार चित्र बनाए थे उसने। इसके इन चित्रों में सपनों का एक संसार रचा था जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। उन चार चित्रों में से पहला चित्र है ये जो आप इस इमेज में देख रहे हो। इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के जो स्त्री पुरुष हैं वो एक लंबी लाइन में स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कलाकार जो थे, जो भी आर्टिस्ट लोग थे ना, वो फ्रीडम को किसका रूप दे देते थे? महिला का। यहाँ भी आप जैसे इसमें देख सकते हो, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसमें क्या है, उसके एक हाथ में तो मशाल है और दूसरे में क्या है? मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। तो स्टैचू के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के टूटे हुए अवशेष बिखरे हुए हैं, ठीक है। सोरियो के यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व, इस प्रोसेशन को क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। अब जो संयुक्त राज्य अमेरिका था, जो यूएसए है और स्विट्जरलैंड, ये जो दो देश है ना, जो कि तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे उस टाइम पे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, स्टैचू के पास जस्ट पहुंचा है वो, ठीक है। तो मतलब सीधी तरीके से आपको ये बताया गया है कि हर कंट्री के जैसे लोग हैं यहाँ पे, तो वो उन लोगों को नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद कैसे आया उनके देश में, तो ये वो चीज बताई गई है, ठीक है। यूएस और स्विट्जरलैंड जो था वो पहले ही उनके राज्य में राष्ट्र राज्य वो बन चुका था, लेकिन जो फ्रांस था वो झंडे से पहचाना जा रहा है, वो जस्ट वहां उस मूर्त के सामने पहुंचा था। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस टाइम सोरियो ने ये चित्र बनाया था, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा उन्होंने पकड़ा हुआ है वो 1848 की एक्सप्रेशन ऑफ लिबर्टी यानी उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें कई जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज यानी जर्मन भाषा बोलने वाले रियासतों को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की उनकी इच्छा थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग में आपको क्या दिखाया गया था वहां पे कि ईसा मसीह, संत और फरिश्ते हैं, है ना, वो सब दिखाए गए हैं। तो जो आर्टिस्ट होते थे ना, उन्होंने उनका जो यूज है वो दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। 19वीं सेंचुरी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में काफी ज्यादा चेंजेस ला दिए। अब ये चेंजेस जो थे ये थे कि यूरोप के मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स के जगह पर नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। नेशन स्टेट में न सिर्फ उसके रूलर्स बल्कि सिटीजन्स में भी एक साझा पहचान की भावना थी। साझा यानी मेजॉरिटी। ये साझापन की भावना पहले से नहीं चली आ रही थी, बल्कि कई स्ट्रगल्स, मिनिस्टर्स और आम लोगों से आई थी। और इस चैप्टर में हम 19वीं सेंचुरी के यूरोप में नेशन स्टेट और नेशनलिज्म कैसे अस्तित्व में आए थे वो पढ़ेंगे। अब बात करते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार लोगों में सबसे पहले कैसे आया। नेशनलिज्म का पहला क्लियर एक्सप्रेशन यानी उसकी पहली जो स्पष्ट अभिव्यक्ति थी ना, वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ आई। जैसा कि आपको याद होगा,
1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके पूरी धरती पर, पूरी जमीन पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुश राजा यानी कि वो शासक लोग या वो शासक जिन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, है ना, कानून के नाम पे। तो फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे सोवेनिटी यानी प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों में बढ़ गई और ये घोषणा की गई कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र, नेशन का जो गठन है वो लोग करेंगे और उसकी नियति को भी वही तय करेंगे। शुरुआत में फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने ऐसे कई सारे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि यानी कि ले पैट्री और नागरिक ले सिटोइन जैसे विचारों ने एक यूनाइटेड कम्युनिटी यानी संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसमें संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक नया फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर चुना गया, जिसने पहले वाले की जगह ली। स्टेट जनरल का चुनाव नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई हाइम्स यानी स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब नेशन के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू की गई, जिसने वहां रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क यानी आयात निर्यात पर जो भी टैक्स लगता था उसको खत्म कर दिया गया। साथ ही वेट और मेजर को एक समान एक व्यवस्था लागू की गई उसकी। क्षेत्रीय बोलियों को डिस्करेज किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी लैंग्वेज लिखी जाती थी, बोली भी जाती थी और लिखी भी जाती थी और वही उस नेशन की कॉमन लैंग्वेज बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य या फिर लक्ष्य था कि वो यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के बाकी शहरों में पहुंची तो जो भी स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे वो जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी एक्टिविटीज और कैंपेन्स ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रेंच आर्मीज राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में भी ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो भी बड़ा एरिया था, जो भी विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने कई सारे सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही शुरू किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने वहां पर प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड यानी प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि जो पूरी व्यवस्था है वो ज्यादा से ज्यादा तर्कसंगत और कुशल यानी कि रैशनल और एफिशिएंट बन सके। 1804 की नागरिक संहिता कहते हैं सिविल कोड को, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर बेस्ड जितने भी विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बनाया। इस कोड को फ्रांसीसी नियंत्रण के अंडर जितने भी एरियाज थे उन सभी में लागू किया गया। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को इजी बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को जमींदारों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन यानी व्यापारी और कारीगरों को पूरी फ्रीडम से व्यापार करने की इजाजत देना। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपति यानी बिजनेसमैन ने नई मिली आजादी को पूरी तरीके से एंजॉय किया। उद्योगपतियों और खासतौर पर सामान बनाने वाले स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ये समझने लगे कि एक समान कानून, स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजर्स और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी जो होती थी उसको लाने ले जाने में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाके जो थे ना उनमें
रहने वाले लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली रिएक्शंस थे। शुरुआत में कई स्थानों जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वॉर्सो में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर शुरुआती खुशी जो थी ना, वो जल्दी ही दुश्मनी में भी बदल गई जब ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है नया, वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए टैक्स, सेंसरशिप, बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच आर्मीज में जबरन लोग भर्ती होने लगे। इससे काफी ज्यादा नुकसान होने लग गया फिर, और ये नुकसान जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से जो फायदे मिले थे ना, उससे कहीं ज्यादा ये जो नुकसान था वो दिखने लग गया। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म की मेकिंग कैसे हुई थी यूरोप में, कैसे निर्माण हुआ था? मिड 18th सेंचुरी के यूरोप के नक्शे को अगर हम देखें तो उसमें हमें राष्ट्र राज्य वैसे अब नहीं मिलेंगे जैसे कि आज के टाइम में है, ठीक है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वो तब राजशाही और डचेस और कैंटन्स में बटे हुए थे, जिनके शासकों की ऑटोनोमस टेरिटरीज थी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर में थे, और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वो अपने आप को किसी कॉमन जो कस्टम है, जो संस्कृति है, उसका भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे और डिफरेंट जाति समूह के वो लोग मेंबर्स थे। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग एम्पायर, हैब्सबर्ग साम्राज्य जो था वो कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। हैब्सबर्ग एम्पायर में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इटालियन स्पीकिंग प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग डिफरेंट बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलीसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे, और जितने भी इन डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा हैब्सबर्ग एम्पायर की सीमा रेखाओं के अंदर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे नॉर्थ में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेंस, साउथ में क्रोएट और ईस्ट की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउंड लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था, क्योंकि अब एक ही जगह पे एक ही प्रांत में रहने वाले डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, उनका डिफरेंट कस्टम है, ठीक है, तो वो लोग कैसे एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं किसी एक मैटर पे? तो इस तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला जो एक पॉइंट था, जो एक तत्व था, वो सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। मतलब यही हो सकता है कि भाई राजा के सामने सारे लोग एकजुट में, एक यूनिटी में खड़े हों। अब सवाल सबसे पहले ये उठता है कि नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का जो विचार था वो उभरा कैसे था। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कुलीन वर्ग यानी एरिस्टोक्रेसी की, और नया मध्य वर्ग जो न्यू मिडिल क्लास के लोग थे, ठीक है। तो सोशली और पॉलिटिकली देखें तो जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे ज्यादा डोमिनेंट कॉन्टिनेंट था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। वो ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए और ऊंचे वर्गों के बीच वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े हुए थे। मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग पीजेंट थे। पीजेंट यानी कि कृषक थे, किसान थे। पश्चिम में यानी वेस्ट में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में भूमि बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास खेती करते थे, यानी जो कृषि मजदूर या गुलाम होते थे वो खेती करते थे।
इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में शुरू हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में ये 19th सेंचुरी के दौरान ही शुरू हो गया था। इस एक्टिविटी के दौरान नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति और व्यापारियों से बने। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में 19th सेंचुरी के एंड तक ये ग्रुप्स छोटे थे। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लासेस के बीच नेशनल यूनिटी के आइडियाज पॉपुलर होने लगे। What did liberal nationalism stand for? अब लिबरल क्या है? लिबरल कहते हैं उदारवादी, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? तो यूरोप में 19th सेंचुरी के शुरुआती जो दशक थे उसमें नेशनल यूनिटी से रिलेटेड थॉट्स उदारवाद से जुड़ गए थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म, ठीक है, ये लैटिन भाषा के लिबर पर बेस्ड है, जिसका मीनिंग है फ्री यानी आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब क्या था कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के सामने सभी को मतलब बराबरी मिले। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति करके कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट के थ्रू हो उसके पक्षधर में था। 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे वो निजी संपत्ति और उसकी निजी संपत्ति की कंपल्सरी यानी नेसेसिटी अनिवार्यता पर भी बल देते थे। कानून के सामने बराबरी का विचार सबके लिए क्या था कि मतलब सबको वोट करने का अधिकार मिले। अब जैसे कि आपको याद है कि जब क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, तो वहां वोट देने के लिए सिर्फ जिन पुरुषों के पास संपत्ति थी सिर्फ वही वोट कर सकते थे। जिन पुरुषों के पास संपत्ति नहीं थी और महिलाएं जो थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, उनको पूरे राजनीतिक जो भी राइट्स थे अधिकार थे उनसे दूर रखा गया। तो इसका नतीजा क्या निकला कि और नेपोलियन के टाइम में क्या हो गया था कि नेपोलियन ने तो ये कर दिया था कि औरतों को पिताओं और पतियों के ही अधीन कर दिया था। तो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की शुरुआत में महिलाओं ने और जिन पुरुषों के पास संपत्ति नहीं थी उन्होंने राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोधी आंदोलनों को चलाया था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी से राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। मतलब जो भी कंट्रोल्स लगाए गए थे उनको खत्म करने के पक्ष में था। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से कई सारे छोटे प्रदेशों 39 राज्यों का एक महासंघ बना, ठीक है। इनमें से कई की अपनी मुद्रा थी, नापतोल की प्रणाली थी और 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले जो भी व्यापारी थे ना, वो 11 कस्टम बैरियर्स मतलब कि जो सीमा का टैक्स होता है, कम से कम 11 जगहों से उन्हें गुजरना पड़ता था और कम से कम उन्हें 5% का टैक्स देना पड़ता था। अब ये जो टैक्स थे वो वस्तुओं का वजन और आकार के अनुसार लगाए जाते थे। हर क्षेत्र की अपनी नापतोल की व्यवस्था होने लग गई। हिसाब लगाने के समय हिसाब लगाने में भी टाइम लगता था। तो कपड़े को मापने का पैमाना जो था वो एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती और बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। ऐसे ही मेज में ये 55.1 मिलता। अलग अलग शहर में, अलग अलग देश में ये अलग अलग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मिलने लगा। फिर उसके बाद है 1834 में प्रशिया एक शुल्क यानी कस्टम यूनियन जोलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इस संघ ने टैक्स को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को कर दी जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा जब रेलवे लाइन डली तो उससे ट्रेड में काफी ज्यादा मदद मिली, व्यापार में, और उस टाइम पर पनप रही राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद ने मजबूत बनाया। A new conservatism after 1815, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें जो थी वो रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। अब रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो परंपरा और रिवाजों पर जोर देता है। तेज बदलावों के बजाय वो धीरे धीरे विकास को
इम्पोर्टेंस देता है। मतलब जो रूढ़िवादी थे ना, उनका मानना है कि परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करना समाज को एक स्टेबिलिटी और विकास की दिशा में हेल्प करता है। ठीक है। रूढ़िवादी जो थे वो ये मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे कि राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए जो भी चेंजेस थे, उन्होंने ये जान लिया था कि आधुनिकीकरण राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। 1815 में ब्रिटेन, रूस, रशिया और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उसके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना यानी ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका मेन मोटिव ये था कि उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता से हटाया गया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अंडर में किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि इन फ्यूचर वो अपने और ज्यादा पावर ना फैलाए। नॉर्थ में नीदरलैंड सेटअप किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था। साउथ में पिडमोंट में जेनोआ जोड़ दिया गया। रशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ बनाया था, उसको बरकरार रखा गया। ईस्ट में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशिया को सैक्सनी का एक हिस्सा दिया गया। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वो मतलब कोई भी ज्यादा आलोचना या फिर असहमति को बर्दाश्त नहीं करती थी। सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका मोटिव ये था कि वो अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों में जो भी बातें लिखी गई है ना, उन पर कंट्रोल लगा सके, जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की जो भी मेमोरीज थी, वो लिबरल्स को ज्यादातर प्रेरित कर रही थी। लिबरल नेशनलिस्ट ने न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम के खिलाफ एक मुद्दा उठाया, और वो था प्रेस की आजादी। मतलब किसी को भी लिखने का, अखबार में पढ़ने का, कोई भी कविता, कोई भी किस्से, कहानी, जो भी इनसे मेमोरीज से जुड़ी थी उन वॉर से, वो सब लिखने की आजादी होना। अब बात करते हैं क्रांतिकारियों की यानी रिवॉल्यूशनरीज की। 1815 के बाद के वर्षों में डर के वजह से लिबरल नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड होना पड़ा था। बहुत सारे जो यूरोपीय राज्य थे, उनमें क्रांतिकारियों को ट्रेन करने और विचारों का प्रसार करने के लिए सीक्रेट ग्रुप्स बनाने पड़े। स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए संघर्ष करना, स्ट्रगल करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ऐसा ही एक व्यक्ति था, इटली का क्रांतिकारी जुसेपी मैथिनी। उसका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था। वो कार्बोनारी के जो गुप्त संगठन थे, जो सीक्रेट ग्रुप थे, उनका मेंबर था। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। उसने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले जो युवा थे वो थे। मैथ्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। वो उसे जोड़कर, मतलब एक करके, एकीकृत करके गणतंत्र बनाना चाहता था। ये जो एकीकरण था, वही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में सीक्रेट ग्रुप्स कायम किए गए। मैथिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके उसने रूढ़िवादियों को हरा दिया था। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन बताया। अब जो क्रांतिकारियों का युग था, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, वो था 1830 से 1848 तक। जैसे जैसे कंजर्वेटिव सिस्टम ने अपनी ताकत को
और मजबूत बनाने की कोशिश की। यूरोप के कई क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन एम्पायर के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। पहला विद्रोह जो था वो फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बोर्बो राजा जी ने 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया, जो भी कंजर्वेटिव एक्टिविटीज थी, उसके दौरान सत्ता में उनको बहाल कर दिया गया था। अब उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल की गई, जिसका अध्यक्ष, जिसको लीड कर रहा था, लुई फिलिप। मेटरनिख ने एक बार ये टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया वो थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 15th सेंचुरी से यूनान ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। यूरोप में रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म के ग्रोथ से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में शुरू हो गया। इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ने पैसा इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने को भी गया। 1824 में बुखार से उसकी मौत हो गई। एंड फाइनली 1832 की ट्रीटी ऑफ कुस्तुनतुनिया ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की मान्यता दी। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। अब जो राष्ट्रवाद था उसका विकास सिर्फ युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि हम जो नेशनलिज्म है उसकी जो ग्रोथ है सिर्फ वॉर लड़ने से ही आई थी, बल्कि आइडिया ऑफ द नेशन के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक ने राष्ट्रवादी भावनाओं को शेप देने में और एक्सप्रेस करने में भी हेल्प की। रोमानीवाद यानी रोमांटिसिज्म को एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था, एक ऐसा, ठीक है, जो रोमांटिसिज्म था वो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमांटिक आर्टिस्ट और जो पोइट्स थे उन्होंने तर्क वितर्क और विज्ञान की आलोचना की और उसकी जगह पर जो भावनाएं हैं, रहस्यवादी भावनाएं हैं, उन पर जोर देने का मतलब कोशिश करी उस पर। जर्मन फिलोसोफर योहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों दास वॉक में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य, लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसीलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को इकट्ठा करना और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। उनका जो मेन मोटिव था वो एंशियंट नेशनल स्पिरिट को वापस लाना नहीं था, बल्कि एक मॉडर्न नेशनल मैसेज को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना था, जिसमें से ज्यादातर लोग क्या थे, इलिटरेट थे। वो खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18th सेंचुरी के एंड में रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। लैंग्वेज ने भी नेशनलिज्म के जो फीलिंग्स थी उसके ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पॉलिश लैंग्वेज को स्कूलों से जबरदस्ती हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के अगेंस्ट विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। चर्च के सभी धार्मिक शिक्षा में पॉलिश का इस्तेमाल होने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों को जेल में डाल दिया गया। रशियन अथॉरिटीज ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रशियन लैंग्वेज का प्रचार करने से मना कर दिया था। पॉलिश लैंग्वेज रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए देखी जाने लगी। मतलब ये था कि एक तो अलग अलग चीजों ने, चाहे वो वॉर हो या फिर म्यूजिक, पोएट, है ना, स्टोरीज, या फिर हो क्या, लैंग्वेज, इन सभी ने नेशनलिज्म में अपना योगदान दिया है। लेकिन साथ ही साथ होता क्या था कि जब कोई राज्य जीतता था वॉर के बाद, वहां पे फिर जो शासन होता था, जिसका जो सरकार बनती थी, उनका यही मुद्दा रहता था आपस में कि कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, ये सब उनके आपस में चलता रहता था।
अब इसके अलावा भूख, कठिनाई और जो भी जन लोगों के बीच में जो विद्रोह होने लगा। 1830 यूरोप में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लेकर आया। 19th सेंचुरी के शुरुआत में पूरे यूरोप में जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने लग गई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद बढ़ने लग गई और रोज़गार कम हो गया। गांव की आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। यूरोप के उन इलाकों में जहां पर कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, जो किसान थे वो सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे। खाने पीने की चीज़ों की कीमत बढ़ने या किसी साल ऐसा होता था कि अगर फसल खराब हो जाती थी तो उसके वजह से शहर और गांव दोनों में ही गरीबी फैल जाती थी। 1848 ऐसा ही एक वर्ष था जब खाने पीने की कमी और बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए। लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 साल से ऊपर सभी पुरुषों को वोट डालने का वादा किया और उनको काम भी दिलाने की गारंटी दी। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, और लेकिन उन्हें दाम जो है ना बहुत कम देते थे उसके बदले में। 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब उदारवादियों की क्रांति कब हुई? 1848 में। 1848 में जब कई यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, वहीं उनके सामने पढ़े लिखे मध्य वर्गों की भी एक क्रांति चल रही थी। 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के बाकी भागों में जहां अभी तक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट अस्तित्व में फॉर्म में नहीं आया था, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। जर्मन रीजन्स में बड़ी संख्या में राजनैतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना उन्होंने जगह ली। ये संसद सेंट पॉल चर्च में ऑर्गेनाइज की गई। प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हम फोर को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने कोई भाग नहीं लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान वोट डालने से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को सिर्फ ऑब्जर्वर की हैसियत से विजिटर गैलरी में खड़े होने की अनुमति दी गई थी। रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, लेकिन वो पुरानी व्यवस्था को रिस्टोर नहीं कर पाई। 1848 के बाद के वर्षों में सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के निरंकुश राजशाहियों ने उन चेंजेस को शुरू किया जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस तरह हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग रूलर्स ने 1867 के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता दी और इससे निरंकुश मैग्यारों का रास्ता साफ हुआ। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र का निर्माता हो सकती है? तो इसमें हम ये देखेंगे कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जो जनतंत्र था, जो डेमोक्रेसी थी, रिवॉल्यूशन था से अलगाव होने लगा। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी का रिवॉल्यूशन से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का यूज करा। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एक होकर राष्ट्र राज्य बने। मगर राष्ट्र निर्माण की ये उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रशिया के बड़े जंकर्स ने भी समर्थन किया।
प्रशिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का पूरा भार संभाल लिया। उसका जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का हेड था, जिसने प्रशिया की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशिया को जीत हुई और एकीकरण की या यूनिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशिया के राजा विलियम वन को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह काफी ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रशिया के मिनिस्टर्स की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल, जिसे शीश महल को क्या कहा गया, हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। जर्मनी में नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया ने प्रशिया राज्य की शक्ति को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने पर काफी जोर दिया। वो तो थी जर्मन की बात। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इटली की। जर्मनी की तरह इटली में भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का एक उसकी एक लंबी हिस्ट्री थी। इटली कई डायनेस्टिक स्टेट्स में और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में बिखरा हुआ था। 19th सेंचुरी के मिडल में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमॉन्ट में एक राजघराने का इटालियन राजघराने का शासन था। जो नॉर्थ एरिया था वो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पॉप का शासन था और साउदर्न रीजन पर बुर्बो राजाओं के अधीन था। 1830 के दशक में जुसेप्पे मैसिनी ने यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के लिए एक कोहेरेंट प्रोग्राम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नाम का एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इटालियन राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर एम्मैनुअल II पर आ गई। चीफ मिनिस्टर कावुर, जिसने इटली के प्रदेशों को एक करने वाले यूनिफाई करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, ना तो एक क्रांतिकारी था वो और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इटालियन वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वो इटालियन लैंग्वेज से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबुर का हाथ था, से सार्डिनिया पिडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा पाने में कामयाब हुआ। 1860 में वो साउथ इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश रूलर्स को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का सपोर्ट पाने में वो लोग सफल रहे। 1861 में मैनुअल II को यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया। इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें से ज्यादातर इलिटरेसी थे, ठीक है, उनकी दर काफी ऊंची थी, तो अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से वो लोग अनजान थे। साउदर्न इटली में जिन आम किसानों ने गैरीबॉल्डी को सपोर्ट किया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था, और वो ऐसा इटालिया के बारे में वो लोग मानते थे कि लैटालिया विक्टर इमैनुअल की वाइफ थी। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की एक अजीब दास्तां है। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का जो मॉडल है वो ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या किसी रिवॉल्यूशन का रिजल्ट नहीं था। एक लंबी चले आने वाला प्रोसेस का नतीजा था। 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटेन राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटेन आइल यानी कि ब्रिटेन का जो द्वीप समूह था, उसमें रहने वाले लोगों, अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान क्या थी? एथनिक। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और जो सत्ता थी उसमें वृद्धि हुई, ये जो द्वीप समूह था उसके अन्य राष्ट्रों पर अपना कब्जा जमाने में वो सफल हो गया। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र की ताकत छीन ली थी।
इसके जरिए एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके सेंटर में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटेन पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर्स का दबदबा रहा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया तो उन्हें जबरदस्ती रिप्रेशन दमन का सामना उनको करना पड़ता था। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर भी मजबूर होना पड़ा था। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। वो देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता करी। वॉल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रिटेन राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के सिंबल्स में ब्रिटेनी झंडा यानी यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया। विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र की एक दृश्य कल्पना इमेजिनेशन कैसी है। किसी रूलर का अगर हम कोई चित्र बनाए है ना या मूर्ति बनाए तो उसको एक तरीके से दिखाना थोड़ा इजी है, लेकिन एक नेशन को चेहरा देना कैसे इजी है, कैसे बनाया जा सकता है। 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने नेशन का मानवीकरण करके इसको सॉल्व किया। उन्होंने एक ऐसे किसी एक देश को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जैसे कि वो कोई ह्यूमन हो, कोई व्यक्ति हो। उस टाइम राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, जिस नारी को चुना गया वो असल जीवन में कोई खास महिला तो थी नहीं, वो तो राष्ट्र को एक विचार का ठोस रूप देने के लिए कोशिश की गई थी, है ना, गढ़ी गई एक मूर्त थी। आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट ने स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को दर्शाने के लिए नारी के रूप का इस्तेमाल किया, है ना। और जस्टिस को आमतौर पर एक ऐसी महिला के रूप में दिखाया गया जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई और वो तराजू लेके खड़ी हुई है, राइट। तो फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया जिसने जन राष्ट्र के विचार को दर्शाया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी पहने हुए है। मारियान की स्टैच्यू चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी याद आते रहे। मारियान की छवि जो है वो सिक्कों और जो डाक टिकट होती थी उन पे भी छपने लग गई। इस तरह जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। ठीक है, जर्मेनिया जो थी वो ओक लीव्स का मुकुट पहनती है क्योंकि जो जर्मन है वो बलूत वीरता का प्रतीक है। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19th सेंचुरी के एंड में राष्ट्रवाद का जो उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव था वो नहीं रहा। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव बाल्कन क्षेत्र था। ठीक है, इसके बाद इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टीनिग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन लोगों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया कि वो कभी फ्रीडम थे, इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे, लेकिन विदेशी शक्तियों ने उनको अपने अंडर में कर लिया। जैसे जैसे डिफरेंट इस्लाम नेशन ग्रुप्स ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत
बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करने के क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। मतलब हर हर कोई अपने अपने तरीके से बाल्कन को हथियाना चाहता था। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और फाइनली क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को डिजास्टर की तरफ ले गया। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का एक राष्ट्रवाद विकसित किया। ये विचार कि राजाओं अब मगर ये विचार कि समाजों को राष्ट्रीय राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, इसे एज नेचुरल और यूनिवर्सल तौर पर एक्सेप्ट किया गया। तो क्लास ये था चैप्टर आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। किस तरीके से यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसका उदय हुआ था। जरूरी नहीं था कि सिर्फ वॉर के दौरान ही हम राष्ट्रवाद तक जो यूरोप था वो पहुंचा, जबकि इसमें कई चीज़ों ने अपना योगदान दिया, जैसे कि आर्टिस्ट हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, है ना, लैंग्वेज हो गई। लैंग्वेज को लेकर के भी कई सारे मुद्दे उठने लगे, लेकिन उनसे वो कैसे निकले और एक लैंग्वेज पे पहुंचे, कॉमन लैंग्वेज पे। तो ये पूरा प्रोसेस जो था काफी लंबा था। Do like, share and subscribing to watching. Thank you.